मिला टाइम्स में खुश आमदीद। गज़ा पट्टी पर इसराइल के हमला को 11 महीने हो चुके हैं और 1 साल मुकम्मल होने में बस 1 महीना बाकी रह गया है। 2023 के 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था। 40 किलोमीटर का इलाका अपने कंट्रोल में गज़ा पट्टी के करीब यानी अस्कलान का जो एरिया है वह सब हमास ने ले लिया था। उसके बाद इसराइल ने पलटवार किया, गज़ा पट्टी पर हमला शुरू कर दिया और इस हमला को 11 महीने गुजर चुके हैं। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। पूरा का पूरा गज़ा पट्टी कब्रिस्तान और मलबा में तब्दील हो गया है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि 11 महीना का अरसा गुजर जाने के बावजूद हमास के लड़ाकों ने, फ़लस्तीनियों ने, वहाँ के नौजवानों ने हिम्मत नहीं हारी है, हौसला नहीं हारा है, वो कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं। पिछले कई महीना से सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए बातचीत हो रही है और सीज़ फायर में कतर और मिस्र के अलावा अमेरिका शरीक है। हमास के रहनुमाओं पर लगातार दबाव बन रहा है। उनके कई कमांडर को, कई जिम्मेदारों को मारा गया, शहीद किया गया। इसके बावजूद वो नेगोशिएशन में भी, बातचीत में भी पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि बराबर खड़े हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं। अगर इजराइल की तरफ से मारा जाता है, हमला किया जाता है, तो आज भी ये जवाब दे रहे हैं। और आपको मानना होगा कि आखिर कुछ तो इनके पास ताकत है, कुछ तो हौसला है कि 11 महीने तक ये जंग जारी रखे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और हर हाल में मुकाबला कर रहे हैं। और जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये कि जंग गज़ा पट्टी से आगे बढ़कर अब यरूशलेम तक पहुंच गई है। और इसीलिए मैंने फ़लस्तीन का ये मैप खोल रखा है कि जो शुरू में ये इजराइल के एरिया आप देख सकते हैं और इजराइल ने यहाँ से गज़ा पट्टी पर हमला किया। ये गज़ा स्ट्रिप जिसको आप लिखा हुआ देख सकते हैं, ये रफ़ा का इलाका है। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह, इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और ये जो एरिया है ये यरूशलेम का एरिया है, इधर वेस्ट बैंक का एरिया है। अब ये जो लड़ाई है वो वेस्ट बैंक तक मुंतकिल हो गई है और पिछले 6 दिनों से लगातार इजरायली सेना जेनिन के इलाके में, वेस्ट बैंक के इलाके में, राम अल्लाह में आम फ़लस्तीनियों पर हमला कर रही है और 22 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की यहाँ हलाकत हो चुकी है। 2-3 इजरायली सेना के सिपाही भी मारे गए हैं, कई आम शहरियों की भी यहाँ हलाकत हुई है। और 7 अक्टूबर से अब तक 600 कुछ लोगों की वेस्ट बैंक के इलाका में शहादत हो चुकी है और वहाँ भी ये लोग इजरायली सेना को जवाब दे रहे हैं, खुलकर मुकाबला कर रहे हैं। तो असल इजराइल ने टारगेट बनाया था गज़ा स्ट्रिप को और गज़ा स्ट्रिप का जो भी एरिया है, आप देख लीजिए गज़ा स्ट्रिप का जो नुसैरात रेफ्यूजी कैंप है, बहुत मशहूर इलाका है। ये खान यूनुस का इलाका है, या इसी तरह यहाँ सलाहुद्दीन स्ट्रिप है। इन सब को यहाँ जो भी इमारतें बनी हुई थी सबको इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया, हर एक पर हमला कर दिया और अब वहाँ कुछ भी बचा नहीं है। अब जो इजराइल की सेना गज़ा पट्टी में हमला कर रही है, किसी बिल्डिंग को टारगेट कर रही है, तो वह तो यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग है या रेड क्रॉस की बिल्डिंग है या जो इंटरनेशनल एनजीओज़ है जो वहाँ रिलीफ वर्क कर रही है, जो वहाँ मदद कर रही है, उनके दफ्तरों को अब निशाना बनाया जा रहा है। कल की खबर आई कि कल इंटरनेशनल कम्युनिटी किचन के दफ्तर पर इजराइल ने हमला कर दिया। इससे पहले भी उस आलमी किचन पर हमला किया था इजराइल ने और उनके कई मुलाजमीन की मौत हो गई थी। कल भी इसी तरह हुआ। पिछले दिनों में भी यूनाइटेड नेशन के कई रेफ्यूजी कैंप पर और स्कूल पर हमला किया है। इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स पर इजराइल अब हमला कर रहा है क्योंकि जो कुछ वहाँ था सब कुछ तबाह हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमास के जो लड़ाके हैं उनके हौसले अभी तक मजबूत है। अब ये दीर अल बलह का एरिया है, नुसैरात कैंप है, खान यूनुस का एरिया है, अब्बासान का एरिया है, इन सब को तबाह बर्बाद कर दिया। और गज़ा पट्टी का ये देख लीजिए, ये बीत लहिया का एरिया है, ये जबालिया का एरिया है, ये बैत हनून का इलाका है, पूरा गज़ा पट्टी में आता है। और ये जो बॉर्डर है बस इतना ही गज़ा पट्टी स्ट्रिप है, इससे इधर ये इजराइल का एरिया शुरू हो जाता है जो कब्ज़ा कर रखा है इन लोगों ने। तो ये लकीर देखिए, इससे इधर इजराइल है, ये अस्कलान यहाँ से शुरू हो जाता है, तो बैत लहिया का एरिया है, बैत हनून, जबालिया, और इधर नुसैरात कैम्प, बेर अलबला, खान यूनुस बड़ा एरिया है, अब्बासान, अल कबारिया का जो भी एरिया है, इन सब पर इन्होंने हमला करके तबाह बर्बाद कर दिया। और ये रफ़ा का एरिया है, रफ़ा में आकर के 20-22 लाख फ़लस्तीनियों ने पनाह ली थी, यहाँ अपने टेंट लगाए थे, यहाँ रहना चाह रहे थे, तो इनको भी इन्होंने निशाना बनाया, इसको भी तबाह बर्बाद कर दिया है। और अब ये जो एरिया है ये फ़लस्तीन का ये भी एरिया है जिसको हम यरूशलेम का एरिया कहते हैं।
अब इस एरिया पर भी इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, वो ये है, ये यरूशलेम आप देख सकते हैं, ये यरूशलेम का एरिया है, उधर गज़ा पट्टी है और बीच में इज़राइल है। अब यरूशलेम की यहाँ से सरहद शुरू होती है, उधर गज़ा पट्टी का जो एरिया है ये पूरा का पूरा फ़लस्तीन था, लेकिन इज़राइल ने इन सब पर धीरे धीरे कब्ज़ा कर लिया। और 1967 में जो बचा खुचा फ़लस्तीन का एरिया था, वेस्ट बैंक, यरूशलेम, जेनिन, रामल्ला का इलाका, उस पर भी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और फिर जो बचा खुचा फ़लस्तीन था वो भी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इधर गज़ा पट्टी यहाँ पर आ गया, बीच में ये पूरा इज़राइल का एरिया है, जैसे ये किरियात मखाली है, ये अस्कलान है। अस्कलान की बहुत ज़्यादा तारीख़ है, हदीस में अस्कलान का जिक्र है, लेकिन इज़राइल ने इस पर कब्ज़ा कर रखा है। अभी जो हमास के कई बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका जो जन्म है अस्कलान में हुआ था, या उनका जो घर था, उनकी जो फैमिली थी वो अस्कलान थी। बाद में 1948 में अस्कलान पर कब्ज़ा कर लिया इज़राइल ने, और ये भी फ़लस्तीनियों से छिन गया। हालांकि जो यूनाइटेड नेशन ने तकसीम किया था फ़लस्तीन को, तो उसमें अस्कलान इज़राइल के हिस्से में नहीं था। तो ये किरियात गोट का एरिया है, राहत का एरिया है, ये नेटिवोट है, बेरी रेम, ये पूरा का जो पूरा एरिया है ये पूरा पहले फ़लस्तीन था, लेकिन इस वक्त ये सब इज़राइल है। और इधर से एक नई सरहद शुरू होती है, ये जो हेब्रोन का एरिया है, इस पर भी कब्ज़ा कर रखा है इज़राइल ने। और ये बैत शमीम है, या ये यरूशलेम है मेन, और उसके बाद इधर से वेस्ट बैंक का एरिया आ जाता है। तो इन सब पर कब्ज़ा कर रखा है अभी तक 1967 के बाद इज़राइल ने। हालांकि सब आज़ाद फ़लस्तीन के इलाक़े हैं। ये रामल्ला का एरिया है, यहाँ जो अल-फतह ग्रुप है उनका हेड क्वार्टर है। तो यहीं पर जेनिन है, और जेनिन में पिछले 5 दिनों से लड़ाई चल रही है, लेकिन पूरी क़ुव्वत के साथ जवाब दिया जा रहा है। वहाँ के जो शहरी हैं उनकी तरफ से जो खबर आई है कि जेनिन में सड़कों पर सन्नाटा है, खामोशी है, क्योंकि वहाँ एक नया महाज इज़राइल ने खोल दिया और वहाँ भी इज़राइली सेना को जवाब दिया जा रहा है। इस बीच अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक नया बयान जारी किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इजरायली सेना ने 6 यरगमालियों को आज़ाद कराया है, लेकिन वो 6 के 6 मुर्दा पाए गए हैं। उनमें से किसी को भी इजरायली सेना जिंदा बचाने में नाकाम साबित हुई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन एक बार फिर ये बात कह रहे हैं कि जल्द ही किसी हतमी नतीजा तक पहुंच पाएंगे, जंगबंदी के लिए जल्दी बातचीत हो जाएगी। लेकिन अमेरिकी सदर के बस का ये नहीं लग रहा है, या जो बाइडन के बस का नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले कई महीना से सीज फायर के लिए, जंगबंदी के लिए बातचीत हो रही है। अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है, इजराइल उसको भी मानने को तैयार नहीं। इधर हमास के लड़ाके कह रहे हैं, हमास की लीडरशिप कह रही है कि हम भी अपनी शर्तों पर अटल रहेंगे। हम 11 महीने से इस जंग को झेल रहे हैं, हम इजराइल को जवाब दे रहे हैं। इजराइल ने दावा कर दिया कि हमने तमाम सुरंगों को तबाह कर दिया है, तमाम लड़ाकों को शहीद कर दिया है, हर एक को ख़त्म कर दिया है। इसके बावजूद हम इजराइल के हमलों का जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हम टेबल पर भी, डायलॉग में भी झुकेंगे नहीं, बल्कि वहाँ भी अपनी शर्तों को बाकी रखेंगे। और डायलॉग में जो मामला सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है वो सिर्फ 2 है। पहला मामला सलाहुद्दीन स्ट्रीट का है। अगर आप देखेंगे गज़ा पट्टी को कि जो गज़ा पट्टी का पूरा इलाका है, तो गज़ा पट्टी का ये जो बीच की लकीर है, इसको मैं और जूम करूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये जो गज़ा पट्टी है, तो एक तरफ नॉर्थ गज़ा है, दूसरी तरफ साउथ गज़ा है। और ये जो रोड है इसी को सलाहुद्दीन स्ट्रीट कहा जाता है। ये बहुत अहम है, आप देख लीजिए लिखा भी हुआ है सलाहुद्दीन। तो ये सलाहुद्दीन स्ट्रीट है, इधर नॉर्थ गज़ा, इधर साउथ गज़ा है, और दोनों गज़ा को ये जो रोड है जोड़ती है। और इधर से ये जो पूरा एरिया है, इससे ये इज़राइल का एरिया शुरू हो जाता है। इस तरफ गज़ा पट्टी के समंदर है। तो इज़राइल का दावा यह है कि जो सलाहुद्दीन स्ट्रीट है, इस पर हमारी सेना बरकरार रहेगी। सलाहुद्दीन स्ट्रीट को हम खाली करने वाले नहीं हैं, इसको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इज़राइली सेना को लगता है कि अगर सलाहुद्दीन स्ट्रीट पर हमारा कंट्रोल नहीं रहा और हम इस इलाका को खाली करके यहाँ आ जाते हैं सीधे, तो फिर यहाँ से यहाँ तक दोबारा हम पर हमला हो सकता है। ये लोग मजबूत हो जाएंगे, दोबारा मुनज़्ज़म हो जाएंगे, और हम एक मरतबा फिर कमज़ोर पड़ जाएंगे। क्योंकि जिस तरह 70 सालों में हम मजबूत नहीं हो सके, 70 सालों से लगातार हमारे मुल्क में डर और खौफ है, कभी भी हम पर हमला हो सकता है, तो अभी भी वही हो जाएगा। और हमास का कहना है कि ये गज़ा पट्टी का बिल्कुल सेंटर का एरिया है, बीच का एरिया है, तो यहाँ पर हम इजरायली सेना को नहीं रहने देंगे। मिस्र ने भी इसकी मुखालफत की है, क्योंकि जो सलाहुद्दीन स्ट्रीट है ये यहाँ से शुरू होती, देखिए ये गज़ा का मेन सेंटर का एरिया है, और सलाहुद्दीन स्ट्रीट सीधे यहाँ से शुरू होती है, सलाहुद्दीन स्ट्रीट, और ये पूरे गज़ा पट्टी को दोनों तरफ से ये सड़क जोड़ती है। यहाँ की नेशनल हाईवे है, और रफ़ा तक ये पूरा एरिया आता है।
اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ تو اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم صلاح الدین اسٹریٹ پر باقی رہنا چاہتے ہیں، حماس کو اسرائیل کی یہ شرط پسند نہیں ہے اور اسی پر معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسرا جو سب سے زیادہ معاملہ اٹکا ہوا اس بات پر وہ یہ کہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم مکمل طور پر جنگ بندی نہیں کریں گے بلکہ عارضی جنگ بندی ہوگی، ہم کبھی بھی حملہ غزہ پٹی پر کر سکتے ہیں۔ حماس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مکمل جنگ بندی کا وعدہ ہونی چاہیے، آئندہ غزہ پٹی پر اسرائیل کا کوئی بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی آئندہ حملہ ہوا تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا اور ہم یرغمالیوں کو آزاد نہیں کریں گے۔ اسرائیل دراصل حماس کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو یرغمالی ہیں، اس کے جو شہری ہیں وہ حماس کے ہاں قید میں ہیں تو وہ حماس ان کو آزاد کر دے اور فوری طور پر ہم تو جنگ بندی کا وعدہ کر لے لیکن دوبارہ ہم اس پر حملہ کریں۔ حماس کو پتہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہم نے یرغمالیوں کو، قیدیوں کو آزاد کر دیا، وہ سب کے سب اسرائیل کے پاس جب پہنچ جائیں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا اسرائیل پر دباؤ بنانے کا، پریشر بنانے کا یا عالمی طاقتوں پر دباؤ بنانے کا، اور پھر اسرائیل جب چاہے گا، جیسے چاہے گا ہم پر حملہ کرے گا۔ اس لیے جو بھی سمجھوتا ہوتا ہے، جو بھی جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا ہے تو وہاں یہ بات کلیئر لفظوں میں، واضح لفظوں میں ہونی چاہیے کہ مکمل جنگ بندی ہوگی اور اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا مجرم سمجھا جائے گا۔ اسرائیل نے یہ دعویٰ ضرور کیا کہ اس نے تمام سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے، حماس کے انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا ہے، لیکن اسرائیل کا صرف دعویٰ ہے، سچائی نہیں ہے۔ اسرائیل میں ابھی تک ڈر اور خوف موجود ہے کہ حماس ابھی بھی طاقتور ہے۔ خود واشنگٹن کی، وال اسٹریٹ جرنل کی اور امریکہ کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حماس کا 11 مہینے میں بھی اسرائیل وہ نقصان نہیں کر سکا جو صرف ایک دن میں یعنی 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا تھا۔ پچھلے 11 مہینہ کی جنگ میں اسرائیل خود دنیا کی نگاہوں میں مجرم بن کر آیا ہے، جینوسائیڈ کرنے والا بن کر آیا ہے، قاتل بن کر ابھرا ہے اور عالمی سطح پر اسرائیل کی حمایتیں کم ہو گئی ہے۔ یہ جو صلاح الدین اسٹریٹ کی بات میں کر رہا تھا، اس پر بنیامین نتنیاہو نے اپنی کابینہ میں ایک قرارداد کو بھی منظور کر لیا ہے۔ خود اسرائیل میں اس کو لے کر اختلاف ہے۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ بنیامین نتنیاہو چاہتے ہیں، اسرائیل کی حکومت چاہتی ہے کہ اس پر اس کا کنٹرول رہے، لیکن دوسری طرف جو اسرائیل کا وزیر دفاع ہے، ڈیفنس منسٹر یوآف گیلوت، یا اس کا جو بن گوئر ایک اور منسٹر ہے جو قومی سلامتی کا جس کو وزیر کہا جا رہا ہے، کچھ اور ذمہ دار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر اسرائیلی فوج کا انخلا ہو جائے، اسرائیلی فوج غزہ پٹی میں باقی نہ رہے کیونکہ اس سے اسرائیلی فوج کا نقصان ہوگا۔ ابھی بھی اسرائیلی فوج پر لگاتار حملہ ہو رہا ہے، اسرائیلی سینا ماری جا رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے پارلیمنٹ کی میٹنگ میں کہا کہ ہمیں صلاح الدین اسٹریٹ کا کنٹرول نہیں چاہیے، ہمیں اپنی فوج کو وہاں سے واپس بلا لینا چاہیے، لیکن نتنیاہو کی ضد تھی کہ نہیں، صلاح الدین اسٹریٹ پر ہمارا ہی کنٹرول رہے گا، اور اس نے اپنی پارلیمنٹ سے اس قرارداد کو منظور تو کرا لیا ہے، لیکن جب قرارداد کے لیے بحث ہو رہی تھی، ووٹنگ ہو رہی تھی تو زبردست ہاتھا پائی ہوئی، لڑائی ہوئی، زبردست ہنگامہ ہوا اور رپورٹ دنیا بھر کی میڈیا میں آ چکی ہے کہ کس طرح وہاں کے حالات رہے ہیں۔ تو جو صلاح الدین اسٹریٹ ہے یہ بہت اہم ہے اور حماس نے اسی وجہ سے سمجھوتے کو ریجیکٹ کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اگر اس پر سمجھوتا کرنے کی بات چیت کی جائے گی تو ہم نہیں مانیں گے، مکمل طور پر اسرائیلی سینا کا انخلا ہونا چاہیے۔ لیکن جو سب سے پوزیٹیو بات ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پچھلی کئی ساری جنگیں ہوئی، 1967 کی جنگ ہوئی، 1973 کی جنگ ہوئی، 1954 میں جنگ ہوئی اور 1948 میں جنگ ہوئی عرب اور اسرائیل کے درمیان، اور ان چاروں جنگوں میں اکیلا فلسطین نہیں تھا بلکہ فلسطین کے ساتھ کچھ عرب ممالک بھی شریک ہوتے تھے، کبھی شام، کبھی عراق یا کبھی لبنان، کبھی مصر۔ لیکن اس مرتبہ کی جو جنگ ہے، اس مرتبہ جو غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی بھی عرب ملک ساتھ نہیں ہے حماس کے، بلکہ خود حماس کے جو 4 مشہور دھڑے ہیں، جو 4 مشہور گروپ ہے، اس میں سے اکیلے حماس والے لڑائی لڑ رہے ہیں اور اسلامی جہاد جو گروپ ہے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ الفتح گروپ کی حمایت بھی ان کو حاصل نہیں ہے اور اکیلے حماس کی لیڈرشپ یہ جنگ لڑ رہی ہے۔ القسام بریگیڈ اسرائیل کے حملوں کا سامنا کر رہی ہے، کوئی فوج، کوئی ملک ان کے ساتھ نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ جنگ 11 مہینے تک لمبی ہو چکی ہے، سب کچھ ان کا لٹ چکا ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں آ رہی ہے، ان کے حوصلوں میں کمی نہیں آئی ہے۔ یہی بتاتا ہے کہ حماس نے اس مرتبہ لمبی تیاری کر رکھی، ان کو جھکایا نہیں جا سکتا، ان کو کمزور نہیں کہا جا سکتا، اور اتنا لمبا ہو جانے کے باوجود انہوں نے حوصلہ نہیں آ رہا ہے۔ تو یہی پوزیٹیو میسج ہے اور یہی چیزیں امریکہ کو برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی نیند حرام ہو چکی ہے، جن کے رشتہ داروں کو حماس نے یرغمالی بنایا تھا، جو اس وقت فلسطین
गज़ा पट्टी में मौजूद है वो परेशान हो चुके हैं। वो दुनिया भर से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि कोई उनकी सरकार पर दबाव बनाए कि वो समझौता करे हमास के साथ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इससे पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि ये जो इजरायली शहरी हैं जिनके कुछ रिश्तेदार हमास की क़ैद में हैं, वो सब गज़ा पट्टी के वो सब इजराइल की सरहदों से निकलकर गज़ा पट्टी में दाखिल हो जाते हैं और वो अपनी आर्मी से, अपनी हुकूमत से कहते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं हमारी यरगमालियों को आज़ाद कराना, हम खुद गज़ा पट्टी में दाखिल हो रहे हैं और हम उनको आज़ाद करा लेंगे। और वो सरहद को तोड़कर, सरहद को क्रॉस करके दाखिल हो रहे थे गज़ा पट्टी में। बाद में इजरायली सेना ने उनको रोका, उनको बचाया। तो ये सच्चाई है और इजराइल की जो हुकूमत है वो बिल्कुल खोखली हो चुकी है, वो दुनिया के सामने एक कातिल के तौर पर उभर कर आई है। इस वीडियो में इतना ही। मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए, फिर मुलाकात होगी।